बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, उनका तारीख़ी पस मंज़र और इसके साथ एलिमेंट्स किन हालतों में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स अपनी खसूसियात के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम होते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। एलिमेंट्स, सबसे पहले एलिमेंट की तारीफ़ करते हैं। एलिमेंट एक ऐसी शय जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, जिनके एटॉमिक नंबर यकसां होते हैं और इन्हें आम कीमियाई तरीक़ों से सादा अज्जा में तोड़ा नहीं जा सकता। शय हम पहले भी पढ़ के आए हैं, खालिस मादे को शय बोला जाता है। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि एलिमेंट मादे की एक खालिस शक्ल है जो एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक गोल्ड का टुकड़ा है। इस गोल्ड के टुकड़े के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे गोल्ड के होंगे। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि एलिमेंट सबसे छोटा ज़र्रा नहीं है, बल्कि एलिमेंट बज़ाते खुद एटम्स के मिलने से बना हुआ है। तो मैंने कहा ऐसी शय जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होगी और इन तमाम के एटॉमिक नंबर भी एक जैसे होंगे। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं प्रोटॉन्स की तादाद को। अब चूंकि सारे के सारे एटम एक जैसे हैं तो उनके प्रोटॉन्स भी एक जैसे ही होंगे, उनकी तादाद सेम होगी, एक जैसी होगी। और प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसे होने से इन तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर भी आपस में यकसा होंगे और हम इनको आम कीमियाई तरीक़ों से सादा अज्जा में नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट को मज़ीद किसी सादा यूनिट के अंदर तोड़ा नहीं जा सकता। मैं एक मिसाल देता हूँ इस बात को वाज़ह करने के लिए कि मेरे पास एक बेरिलियम का एटम है, इसके ऊपर मैं बौछार करवाता हूँ अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार के नतीजे में जो बेरिलियम एटम है ये तब्दील हो जाता है कार्बन में और साथ में न्यूट्रॉन भी बनता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस एलिमेंट को किसी दूसरे के अंदर तब्दील कर दिया और एक केमिकल रिएक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम इनको कीमियाई तरीक़ों से सादा अज्जा मतलब किसी और एलिमेंट में तब्दील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आम कीमियाई तरीक़ों से। तो ये एक आम रिएक्शन की मिसाल मैंने आपके सामने नहीं रखी, मैं ये बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर रिएक्शन की। ये ख़ास किस्म का रिएक्शन है। तो ख़ास किस्म के रिएक्शन में तो ये काम करवाया जा सकता है कि एक सादा जुज़ को किसी दूसरे सादा जुज़ के अंदर, किसी दूसरे सादा एलिमेंट के अंदर तब्दील करवाया जा सकता है, लेकिन आम कीमियाई तरीक़ों से इस काम को वक़ूअ पज़ीर नहीं करवाया जा सकता। तो एलिमेंट ऐसी शय हैं जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिनके एटॉमिक नंबर यकसां होते हैं और इनको आम कीमियाई तरीक़ों से सादा अज्जा में तोड़ा नहीं जा सकता। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं इब्तदाई दौर की कि आज से कई सदियां पहले एलिमेंट्स को किस तरह से, इनकी तारीफ़ किस तरह से की जाती रही है, तो मैं थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। तो इब्तदाई दौर में एलिमेंट्स की तारीफ़, पहले मैं इब्तदाई दौर में एलिमेंट की तारीफ़ आपके सामने रखता हूँ यहाँ पर। तो इब्तदाई दौर में ये समझा जाता था कि एलिमेंट एक ऐसी शय है, एलिमेंट्स ऐसी शय है जिसको सादा अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन जदीद दौर के अंदर हम इसकी तारीफ़ में कुछ चीज़ें जो हैं वो जमा भी कर रहे हैं, मज़ीद इसके अंदर शामिल भी कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होती है ऐसी शय जिनके एटॉमिक नंबर यकसां होते हैं और आम कीमियाई तरीक़ों से सादा अज्जा में इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जदीद तारीफ़ है और ये इब्तदाई दौर में एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से उनकी तारीफ़ की जाती थी। अगर मैं इसके तारीख़ी पस मंज़र की बात करूँ एलिमेंट्स के,
तारीखी पस मंज़र। तो इब्तदाई दौर में एलिमेंट्स सिर्फ 9 एलिमेंट्स जो थे, जो तब तक दरियाफ्त किए जा चुके थे, सिर्फ उनके ऊपर बहस होती थी और उनके बारे में जो केमिकल रिएक्शंस होते थे या जो ख़वास होते थे जानने की कोशिश की जाती थी। तो इब्तदाई दौर में सिर्फ 9 के करीब ही एलिमेंट्स जो थे वो दरियाफ्त हुए थे। वो 9 एलिमेंट्स में से आप देख सकते हैं कार्बन, ये मैं इब्तदाई दौर की बात कर रहा हूँ, शुरू में कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। ये वो 9 एलिमेंट्स हैं जो इब्तदाई दौर में मालूम थे, जिनको जाना जाता था इब्तदाई दौर में। फिर 19वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी के आखिर तक तकरीबन 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे। 63 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके थे। और अगर मैं जदीद दौर की बात करूं, मौजूदा दौर की बात करूं, तो मौजूदा दौर में 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स की कुछ तारीख है, कुछ तारीखी पस मंज़र है आपके सामने कि इब्तदाई दौर में, आज से कई सदियां पहले, जब केमिस्ट्री की शाख में काम किया जा रहा था, तो तब 9 एलिमेंट्स के करीब जो थे वो जानने चाहते थे या मालूम थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट्स को दरियाफ्त कर लिया गया मुख्तलिफ साइंसदानों की तरफ से, और आज मौजूदा दौर में 118 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जिनमें से 92 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं वकू के एलिमेंट्स किन हालतों में पाए जाते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स की वकू की बात करें, तो एलिमेंट्स हमारे गिरदोनवा में, एलिमेंट्स हमारे गिरदोनवा में तीनों निज़ामों में मुख्तलिफ मिक़दारी निस्बत से पाए जाते हैं। पहली बात, तीनों निज़ामों से मुराद, अगर हम बात करें कशरे अर्ज़ हमारी ज़मीन पर, समंदरों के अंदर और हमारी फ़िज़ा में, तो तीनों निज़ामों में, हमारे गिरदोनवा में ये तीनों निज़ाम पाए जाते हैं। तो इन तीनों निज़ामों के अंदर मुख्तलिफ मिक़दारों के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। दूसरे नंबर पर जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सूरतों के अंदर पाए जाते हैं, अलहदगी में भी और मुतहिद हालत में भी। तो एलिमेंट्स अलहदा और मुतहिद दोनों सूरतों में पाए जाते हैं।
अब ये टेबल आपके सामने जो बना हुआ है, जो मुख्तलिफ निज़ामों के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स की मुख्तलिफ मिकदारी निस्बत को ज़ाहिर कर रहा है। आपने इस टेबल को अच्छी तरह से याद करना है। इसमें से कोई MCQ भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसे कशरे अर्ज़ के अंदर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन 47% पाई जाती है, सिलिकॉन 28% पाई जाती है, एलुमिनियम 7.8% पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम समंदर के अंदर देखते हैं तो ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%, और इसी तरह हमारी फ़िज़ा के अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार नाइट्रोजन की है जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गॉन 0.99% पाई जाती है। तो एलिमेंट्स इन मुख्तलिफ निज़ामों के अंदर मुख्तलिफ निस्बतों के साथ मौजूद होते हैं और ये अलहदा भी पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रखते, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मुतहिद अशकाल के अंदर पाए जाते हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और रिएक्टिव होने की वजह से वो अलहदगी के अंदर नहीं पाई जाती बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ मुतहिद शक्ल के अंदर पाई जाती हैं। जबकि अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल के आखिरी ग्रुप का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो नोबल गैसेज हैं वो आज़ादाना अपना वजूद भी बरकरार रख सकती हैं। तो एलिमेंट्स अलहदा और मुतहिद दोनों सूरतों के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की हालतों की, तो एलिमेंट्स मादे की तीनों हालतों में पाए जाते हैं। हालतें, एलिमेंट्स मादे की तीनों हालतों में पाए जाते हैं। और मादे की तीन हालतें कौन कौन सी हैं? ठोस, माया और गैस। एलिमेंट्स मादे की तीनों हालतों में पाए जाते हैं। कौन कौन सी तीनों हालतें? ठोस, माया और गैस। अगर हम ठोस हालत की बात करें तो जितनी भी मेटल्स हैं वो ज़्यादातर ठोस हालत के अंदर ही पाई जाती हैं। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे ज़हन में आता है जिंक, तो ठोस हालत में पाई जाती है। कॉपर ठोस हालत में, आयरन ठोस हालत में, और इसके अलावा बेशुमार। तो ये ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 80% हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स हैं, और ये मेटल्स की ही मैंने चंद एक मिसालें आपके सामने यहाँ पेश की हैं। आगे चल के मैं इस बात को लिखता भी हूँ जब मैं बात करूँगा कि खसूसियात के लिहाज से एलिमेंट्स को किन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अगर मैं माया की बात करूँ तो बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो माया हालत में पाए जाते हैं। मसलन इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं जो माया हालत में पाए जाते हैं? सिर्फ दो हैं, एक मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। ये दोनों एलिमेंट माया हालत के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, चंद एक एलिमेंट ऐसे भी हैं जो गैस की हालत में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन वगैरह। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो ठोस हालत में, दो एलिमेंट सिर्फ माया हालत में, और चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैस की हालत में भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की खसूसियात के लिहाज से उनको कितनी शाखों के अंदर तकसीम किया जाता है, तो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन की। किसकी बुनियाद के ऊपर? एलिमेंट्स की खसूसियात की बुनियाद के ऊपर। तो खसूसियात की बुनियाद के ऊपर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ, क्लासिफिकेशन, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि एलिमेंट्स को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एलिमेंट्स को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर
3 हिस्सों में या 3 क्लासेस में तकसीम किया जाता है। अब वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं जिनमें हम इनको तकसीम करते हैं। पहले नंबर पर हम लिखते हैं मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटल्स और तीसरे नंबर पर मेटलॉइड्स। ये एलिमेंट्स की खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए 3 क्लासेस बनाई गई हैं एलिमेंट्स की। पहले नंबर पर अगर बात करें तो मेटल्स, मेटल के अंदर जैसे गोल्ड, कॉपर, आयरन, सिल्वर वगैरह, ये सारी की सारी मेटल्स हैं। तकरीबन 80% एलिमेंट्स मेटल्स हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले तकरीबन 80% एलिमेंट्स के हैं, मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के अंदर आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, वगैरह। ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स के अंदर आप लिख सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी वगैरह। अब मैं अगर आपको इनकी एक एक खसूसियत भी बताऊं कि हम कैसे ये मेटल्स के हैं, नॉन मेटल्स के हैं, मेटलॉइड्स के हैं और कैसे एलिमेंट्स को इनके अंदर हम तकसीम करते हैं, तो मेटल्स की ये खासियत होती है कि उनकी सतह बड़ी चमकदार होती है, जबकि नॉन मेटल्स की इस तरह की कोई खासियत नहीं होती। मेटल की खासियत होती है कि जब इनके ऊपर ज़र्ब लगाई जाती है तो ये आवाज़ पैदा करती हैं। नॉन मेटल्स की इस तरह की कोई खासियत नहीं होती। मेटल की ये खासियत होती है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, जबकि नॉन मेटल की खासियत होती है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को इन 3 ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं। जबकि मेटलॉइड्स जो हैं इनकी खसूसियात मेटल्स जैसी भी होती हैं और नॉन मेटल जैसी भी होती हैं। तो दूसरे एलिमेंट के साथ कभी कभी ये मेटल के तौर पर अपना किरदार अदा करते हैं और कभी कभी ये नॉन मेटल के तौर पर अपना किरदार अदा करते हैं। तो आज हमने पढ़ा एलिमेंट्स और एलिमेंट्स का वकू पढ़ा, हमने एलिमेंट्स की मुख्तलिफ हालतें पढ़ी, तरीक़ी पस मंज़र देखा और हमने इसके साथ साथ ये देखा कि एलिमेंट्स अपनी खसूसियात के लिहाज से किन हिस्सों में तकसीम होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।